हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे अनिका की स्टोरी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा देर न करते आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब्दुल जब देखता है कि अनिका और रोहित वहां पर नहीं है तो वह अनिका को जल्दी से फोन पर कॉल करके पता करने की कोशिश करता है कि वह इस वक्त वह और रोहित कहां पर है। लेकिन कई बार प्रयास करने पर भी ना अनिका का नंबर लगता है और ना ही रोहित का। किसी अनहोनी की कल्पना करके अब्दुल्ला की आंखें भर आती है। वह पिछले कई सालों से रोहित को सिक्योरिटी दे रहा था। रोहित के प्रति उसका विशेष लगाव था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रोहित कभी ऐसी हालत में पहुंच सकता है और ऊपर से अब उसका कोई पता भी नहीं है। लेकिन अब्दुल एक सिक्योरिटी गार्ड होने के साथ साथ एक कमांडो भी था। वह हिम्मत नहीं हार सकता था। वह खुद को समझ आता है रोहित सर कोई मामूली इंसान नहीं है। वह किंग है। किंग की जान इतनी आसानी से खतरे में नहीं पड़ सकती। अब सबसे पहले वह उनके अपने हॉस्पिटल में फोन करके पता करने की कोशिश करता है। वहां से उसे खबर मिलती है कि रोहित और अनिका वहां नहीं पहुंचे हैं। इंक्वायरी करते समय वह इस बात का ध्यान रखता है कि किसी को भी इस बात की खबर ना हो पाए कि यहाँ पर क्या घट चुका है। हालांकि वह जानता था कि इतने कम समय में वहां तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन वह यह भी जानता था कि अनिका अपनी ड्राइविंग स्किल्स के चलते ऐसा कर सकती है। अब्दुल अब बिना किसी देरी के अपनी टीम को कई भागों में बांट देता है और आसपास मौजूद सभी अस्पताल और नर्सिंग होम में पता लगाने का काम कर देता है। अब उसके मन में ख्याल आता है कि वह भूमिका को इस बात की खबर दे दे, लेकिन फिर उसे यह करना ठीक नहीं लगता। लेकिन यह सब चिराग को बताने में कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। वह किंग का राइट हैंड था। उसे इस बारे में पता होना उसका अधिकार था। अब वह झट से चिराग को फोन करता है और सारी घटना कह सुनाता है कि वहां पर क्या क्या हुआ और कैसे रोहित को गोली लगी थी। यह पहली बार था जब चिराग उन सभी के साथ मौजूद नहीं था और इसकी वजह यह थी कि सभी कुछ बहुत ही आनन फानन की हालत में हुआ था। चिराग ने रोहित को इसलिए इस बारे में नहीं बताया था रोहित ने चिराग को इसलिए इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि वह पहले ही एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम कर रहा था, उसके बच्चों की सिक्योरिटी का बंदोबस्त। अब्दुल की सारी बात सुनकर चिराग को भी अब घबराहट होती है, लेकिन वह भावुकता से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेता है। वह एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है और एक लंबी गहरी सांस लेता है। उसके बाद वह अब्दुल से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, ना मारवा परिवार को, ना ही मीडिया को। आखिरी बार जब वह तुम्हारी आंखों के सामने थे तब अनिका मैडम ठीक थी, तो इसका मतलब रोहित सर को भी कुछ नहीं हो सकता। उनमें से किसी एक के ठीक होने का मतलब है कि दूसरा सुरक्षित है। बस अब हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। अपने काम को खामोशी से अंजाम दो। मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। अब अब्दुल जवाब देता है, ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। इधर रोहित और अनिका की तलाश में चिराग और अब्दुल को 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन वह उन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी निकालने में अब तक कामयाब नहीं हुए थे। उधर स्वाति रोहित का ट्रीटमेंट पूरा कर चुकी थी। स्टिचेस लगाने के बाद अपने हाथ से ग्लव्स निकालते हुए वह अपना मास्क नीचे करती और अनिका से कहती है, अभी इसे कुछ देर आराम करने दो। इसके होश में आने से पहले तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। इतना कहने के बाद स्वाति अनिका को वहां छोड़कर बाहर की तरफ चली जाती है। तभी स्वाति की ही तरह अनिका भी अपने ग्लव्स और मास्क निकाल लेती है। फिर 2 पल के लिए वहां खड़ी रहकर रोहित के चेहरे की तरफ देखती है। अब रोहित को सुरक्षित पाकर उसके मन को संतोष महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसकी पूरी दुनिया खत्म होते होते वापस से उसकी झोली में आ गिरी हो। अनिका की आंखों में पानी आ जाता है और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। इसके बाद वह भी स्वाति के पीछे पीछे यहाँ से बाहर की ओर चली जाती है। अनिका रोहित के ट्रीटमेंट के रूम से बाहर जाने के बाद जब उस लेबोरेटरी में इधर उधर देखती है तो स्वाति किसी डिवाइस पर उंगलियां चलाती हुई दिखाई देती है। अनिका पीछे से जाती और स्वाति के गले में अपनी दोनों बाहें डाल देती और कहती है, ऐसा डर और घबराहट इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की। थैंक यू सो मच मम्मी। स्वाति मल्होत्रा अनिका के हाथों पर अपना हाथ रख लेती है और फिर अनिका की तरफ घूम जाती है। स्वाति के चेहरे से बेहिसाब ओज और आत्मविश्वास झलक रहा था। उसकी आंखें एकदम सिथर थी। हल्की सी मुस्कान के साथ वह अनिका से कहती है, पागल हो तुम, क्या खुद पर इतना भी भरोसा नहीं। अब स्वाति अनिका के गाल पर हाथ रखते हुए आगे कहती है, तुम दुनिया की बेस्ट सर्जन हो और चिकित्सा की अलग अलग पद्धतियों की जानकारी भी रखती हो। साथ ही तुम एक विशेषज्ञ भी हो। उन सभी पद्धतियों से तुमसे बेहतर और कोई नहीं। फिर उसे समझाने के अंदाज में कहती है,
इंसान की असली परीक्षा उस वक्त होती है बेटा जब वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत की घड़ी में हो। यदि उस वक्त भी उसका दिमाग उसके नियंत्रण में रहे तो वह अपने हौसले और इच्छा शक्ति से बड़ी समस्या से भी बाहर निकल सकता है। अब अनिका स्वाति के हाथ को अपनी हथेली में लेते हुए कहती है, मैं बेस्ट नहीं सेकंड बेस्ट हूँ, द बेस्ट आप हैं। अनिका की बात को सुनकर अब स्वाति कहती है, मैं दी बेस्ट हो सकती थी अगर जिंदा होती। मैं दुनिया की निगाहों में मर चुकी हूँ, इसलिए मैं किसी की तुलना में खड़ी भी नहीं हो सकती, और कम से कम अपनी बेटी की तो बिल्कुल भी नहीं। स्वाति की यह बात सुनते ही अनिका के दिमाग में सौम्या की वह बात घूमने लगती है। उसे याद करके अनिका के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो स्वाति से कहती है, लेकिन आपके दुश्मनों को भरोसा है कि आप जिंदा हैं। अब इतना कहने के बाद अनिका वर्तमान में चल रही सारी परिस्थितियों की जानकारी स्वाति को देते हुए वो सारी बातें बता देती है। वह अपनी और सौम्या के बीच में हुई बात को भी स्वाति के सामने सच सच बता देती है। अनिका कहती है कि सौम्या और दमयंती को भरोसा है कि आप अभी तक जिंदा हैं। सौम्या ने बताया है कि वो आपसे कॉलेज में मिली थी। अब स्वाति अनिका से कहती है, यह परेशानी का विषय नहीं है, मुझे वह आज या कल से नहीं पिछले 30 सालों से ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें अब तक नहीं मिली तो आगे भी वह मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ जिस दिन वह मुझे खोजने में कामयाब हो जाएंगे अथवा मुझे उनके सामने आना पड़ा वह उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जिस भी दिन ऐसा हुआ उस दिन से एक और नई जंग की शुरुआत होगी। हम सब मिलकर भी उस जंग को पर्दे से पीछे नहीं रख पाएंगे, उसकी वजह से पूरी दुनिया हताहत होगी। इसलिए अच्छा यही है कि जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे। स्वाति मल्होत्रा की बात सुनकर अनिका के मन में एक साथ कई सवाल घूमने लगते हैं। वह स्वाति से पूछना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या है, लेकिन वह खामोश रह जाती है क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि स्वाति उसे किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। वैसे भी नए सवालों के जवाब जानने के लिए यह वक्त उपयुक्त नहीं था। अभी तक अनिका के कुछ पुराने ही सवाल प्रतीक्षा सूची में थे, जो कुछ शर्तों को पूरा कर देने के बाद उसे स्वाति से लेने थे। अनिका को गहरी सोच में देखकर अनिका का ध्यान बांटने के लिए स्वाति हंसकर कहती है, चलो ठीक है, तुम्हें खुद पर भरोसा ना भी हो लेकिन रोहित पर तो होना चाहिए, वह इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। स्वाति ने जिस अंदाज में यह बात कही थी अनिका को थोड़ा अजीब लगता है। अब अनिका पूछती है, क्या इस बात का कोई और मतलब भी है? अनिका के मुंह से यह सवाल सुनकर स्वाति को थोड़ी हैरानी होती है। वह चाहती तो इस सवाल को अनसुना कर सकती थी, लेकिन वह आज ऐसा नहीं करती और बदले में जवाब देती है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? अब अनिका पूछती है, आप किस बारे में बात कर रही हैं मम्मी, मुझे क्या नहीं पता? स्वाति फिर से हल्की सी मुस्कान के साथ अनिका की तरफ देखती है और फिर 2 पलों के बाद जवाब देती है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि रोहित एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है? यह सुनकर अनिका स्वाति के चेहरे की तरफ लगातार देखती जाती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। अनिका के चेहरे की हैरानी देखकर स्वाति समझ जाती है कि अनिका गहरी सोच में है। अब स्वाति आगे कहती है, वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, बेशक वह यह सब तुमसे मुलाकात होने के बाद जान पाया, लेकिन उससे तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं छुपा जो वह जान न पाया हो। और हैरानी की बात यह है कि तुम एक डॉक्टर होकर भी उसके बारे में कुछ नहीं जान पाई। अब अनिका स्वाति को जवाब देते हुए कहती है, मैंने उसके ब्लड सैंपल से खुद यह कंफर्म किया है कि उसके ब्लड में पावर डोज का अंश मात्र भी नहीं है। यहाँ तक कि जब मैंने उसे पावर डोज लेने के लिए बाध्य किया तब भी वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसका कहना था कि यदि वह ऐसा करता है तो मेरी माँ यानी कि आपकी जिंदगी भर की सारी कोशिशों पर पानी फिर जाएगा। अब अनिका की बातें सुनकर स्वाति कहती है, तुमने उसके ब्लड सैंपल को लेकर यह जानने की कोशिश तो की कि उसमें तुम्हारे खून की शक्तियाँ शामिल है या नहीं, लेकिन तुमने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसमें बाकी इंसानों से अलग क्या है, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है। इतना कहने के बाद स्वाति चुप हो जाती है और घूमकर एक बार दोबारा से अपने काम में बिजी हो जाती है। अब अनिका अपनी जगह पर जमी रहती है। फिर स्वाति की कही हुई बात पर अच्छी तरह विचार कर लेने के बाद वह स्वाति के सामने की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। फिर कहती है, ऐसा क्या है मम्मा, प्लीज मुझे बताइए। अब स्वाति एक नज़र अनिका की तरफ देखकर कहती है, खुद पता लगा लो, जब यहाँ तक आई हो तो फिर कोई
एक नई और छोटी सी पहेली यहाँ से अपने साथ लेकर जा सकती हो। अपने काम को जारी रखते हुए स्वाति आगे कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें कुछ हिंट दे सकती हूँ। क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे तेज से तेज दांव को उसका शरीर कैसे झेल लेता है, जबकि उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति की इतनी तेज वार से जान जा सकती है? क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि उसके घाव बाकी लोगों के मुकाबले जल्दी से कैसे भर जाते हैं? क्या सिर्फ अच्छे खान पान और आदतों से यह संभव है? क्या कभी तुम्हारे मन में यह सवाल नहीं आया कि तुम्हारे बच्चों की काबिलियत कुछ कुछ मायनों में तुमसे भी ज़्यादा क्यों है? क्या ये तुम्हारे बल्ड का ही असर है या कुछ और भी है? अब इससे पहले कि अनिका अपने मन के नए सवालों को पूछ पाती, उससे पहले ही स्वाति उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हारी सिक्योरिटी तुम दोनों के लापता होने पर बेहद परेशान है। इस वक्त स्वाति की निगाहें उसी डिवाइस में थी जिस पर उसकी उंगलियां चल रही थी। इसी डिवाइस की तरफ देखते हुए स्वाति आगे कहती है, तुम्हें उन लोगों को सूचित कर देना चाहिए कि तुम दोनों सुरक्षित हो। ऐसा कहकर वह एक स्क्रीन की तरफ इशारा कर देती है, जिससे अनिका एक सिक्योर लाइन की मदद से उनसे बात कर सकती थी। जब अनिका उस स्क्रीन की तरफ बढ़ती है, अब स्वाति आगे कहती है, उन्हें यह भी बता देना कि तुम सुबह होने से पहले मारवा हाउस पहुंच जाओगे। इधर मल्होत्रा हाउस में वहां श्वेता को बचाते हुए लक्ष्य उसके साथ सुरक्षित मल्होत्रा हाउस तक पहुंच जाता है। मारवा सिक्योरिटी के अलावा अन्य कोई नहीं जानता था कि जिस जगह को वह पीछे छोड़ आया था वहां पर क्या घटा। इसके अलावा उस घटना के बारे में मारवा सिक्योरिटी भी सिर्फ आधी बात ही जानती थी, से इसकी जानकारी सिर्फ अनिका के पास थी। लक्ष्य को अब इस बात की तसल्ली थी कि अब श्वेता पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत था, क्योंकि जब वह वहां से आया तब अनिका मुसीबत में थी। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वह इस बात को भी मानता था कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, किंतु वह अनिका के लिए समस्याएं खड़ी नहीं कर सकती। लेकिन तब भी वह जानना चाहता था कि वहाँ क्या क्या हुआ। किंतु इससे पहले कि लक्ष्य वहाँ के हालातों के बारे में कोई जानकारी ले पाता, उससे पहले ही उसे श्वेता के सवालों से गुजरना था। श्वेता अपनी गाड़ी से बाहर आती है और जाकर लक्ष्य के सामने खड़ी हो जाती है। तो इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड मैं कल अपलोड करूँगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।